एनर्जीज होती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से फॉलो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, उसकी मुख्तलिफ चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और भी एग्जांपल है जिसको कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल डिस्कस किया है, जिस एग्जांपल को हम कहते हैं कि वो है हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो पढ़ लिया था। आज उसका सेकंड जो एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमारे पास है सेकंड, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम का मकसद क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम कहा किसको जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। तो सिंपल पेंडुलम का मकसद होता है कि सपोज करें कोई एक इस तरह से एक स्ट्रिंग ले, स्ट्रिंग लेके उसके अंदर एक छोटा सा जो है वो मास सस्पेंड करे, जिसको बाब कहा जाता है इसका, इस तरह से कि ये हमारे पास एक छोटा सा, एक मिनट थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाता हूं, इसमें एक चीज आपको बतानी है। देखिए, ये छोटा सा बाल मैंने इसमें सस्पेंड किया है। ठीक है, अब ये जो इस तरह का सिस्टम बनता है कि एक छोटे से हल्के से स्ट्रिंग के साथ एक छोटा सा बाल अगर सस्पेंड कर दे तो ये जो सिस्टम बन जाता है, सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। इसके अंदर पहली बात ये याद रखनी है कि इसकी जो लेंथ हम लेते हैं ना, वो लेंथ लेते हैं सेंटर ऑफ द मास से। लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो होती है ना, वो हम सिर्फ इस स्ट्रिंग की लेंथ नहीं लेते, लेंथ हम जो लेते हैं फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लेंथ कहां से लेंगे, सिर्फ इस स्ट्रिंग की या धागे की लेंथ नहीं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम का मकसद होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी उसके अंदर सस्पेंड करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और सस्पेंशन पॉइंट के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक। ये जो होगी, ये हमारे पास है इसका सेंटर ऑफ मास, सीएम, जिसको हम कहते हैं सिंपली सेंटर ऑफ मास। तो ये जाहिर करेगा लेंथ को। ठीक है, लेंथ को हम एल से शो करते हैं। तो लेंथ हम सस्पेंशन पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ते हैं, पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। और आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ मास किसको कहा जाता है, या उसकी प्रॉपर्टी या उसकी पॉइंट्स क्या होती है, वो आपकी पढ़ी हुई होंगी। तो सेंटर ऑफ मास से लेकर सस्पेंशन पॉइंट तक जो लेंथ होती है उसको लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहा जाता है, जबकि ये होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर इसको स्मॉल लेते हैं तो सिंपली आप इसको इसके जो है वो लेंथ के अंदर इसके रेडियस को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आम तरह से कॉमनली दिया जाता है कि पेंडुलम के जो स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है, तो हम वही रख लेते हैं, इसलिए कि छोटा जो बाब हम लेते हैं, स्मॉल बाल लेते हैं, उसका रेडियस इतना छोटा होता है कि हम लेंथ को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेकर सस्पेंशन पॉइंट तक ली जाती है। अब अगर इसको इस तरह से थोड़ा डिस्प्लेस करें, सपोज करें अगर इस तरह से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, ये हमारे पास इस तरह से ये पेंडुलम है हमारे पास। अब देखिए, जब ये यहाँ पे होता है, ये इसकी है मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन आप कह लें या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें। जब पेंडुलम यहाँ पे होता है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, एक वेट
और दूसरा टेंशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एट मीन पोजीशन, अगर हम कह लें कि एट मीन पोजीशन वेट इज इक्वल टू टेंशन, वेट और टेंशन बराबर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होता है, देयरफॉर वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब ये इस तरह से होते हैं तो वेट और टेंशन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए इनका W माइनस टी 0। देयरफॉर आप कह सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। पेंडुलम जब मीन पोजीशन पे होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होती है, 0 होती है। अब अगर इसको थोड़ा हम इस तरह से डिस्प्लेस करते, सपोज करें इसको इस तरह से, थोड़ा इस तरह से ले जाए, जैसे हम स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से ले जाते हैं। सपोज करें ये हम लेके गए एक्सट्रीम पोजीशन तक और ये इसकी एंगल बनी थीटा। ये जो थीटा आपने रखनी है, ठीक है, ये थीटा जो आपने रखनी है ये लेस देन 5 डिग्री रखनी है। अब लेस देन 5 डिग्री से अगर ज्यादा कर दे तो क्या होगा, लेस देन 5 डिग्री से अगर ज्यादा कर देंगे ना तो पेंडुलम जो होता है वो इस तरह से चला जाएगा और रस्सी के अंदर टेंशन जो होगा ना, रस्सी ढीली हो जाएगी और टेंशन वगैरह का मसला होगा। इसलिए हम एंगल कौन सी लेते हैं यहाँ पे, लेस देन 5 डिग्री लेते हैं। और अगर एंगल लेस देन 5 डिग्री होगी तो उसके अंदर स्ट्रिंग जो होगा वो इस तरह से ऊपर करने, जैसे झूला नहीं होता, ज्यादा इस तरह से ऊपर करेंगे तो रस्सी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। ऐसे नहीं करना, हमने स्मॉल उसको डिफ्लेक्शन देनी है कि मीन पोजीशन से थोड़ी एंगल के ऊपर उसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे। ये आगे इसकी आप समझें कि ये आगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसको आप कह लें कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आ जाता है तो उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर इसी तरह से हो जाते हैं। अब ये वेट डाउनवर्ड होगा इस तरह से, ठीक है, और ये टेंशन इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे वेट और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के मीन पोजीशन पे एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देख लें कि वेट और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। ठीक है, अब अगर वेट और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो यहाँ पे बनेंगे कंपोनेंट्स। यहाँ पे वेट के बनेंगे दो कंपोनेंट, एक वेट का कंपोनेंट ये बनेगा W। ठीक है, अब ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगी, थीटा के हिसाब से ये बनेगा W cos थीटा और ये बनेगा W sin थीटा। ठीक है, वेट के बने दो कंपोनेंट, एक बनेगा W cos थीटा, ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगी, ये थीटा और ये थीटा बराबर होती है। थीटा के हिसाब से ये W cos थीटा होगा, W sin थीटा। सिमिलर इसी तरह से कंपोनेंट्स बनते हैं जिस तरह से इंक्लाइंड प्लेन के अंदर बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि W sin थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाएंगे तो वेट के दो कंपोनेंट होंगे और W sin थीटा जो कंपोनेंट होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये W sin थीटा इसको मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा और आपको पता है जैसे जैसे ये आएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन तो W sin थीटा कम होता जाएगा और यहाँ पे नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है W sin थीटा। जिस तरह से हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड हो रही थी इलास्टिसिटी की वजह से, स्प्रिंग की वजह से। जबकि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है
ये W साइन थीटा की वजह से पैदा हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम को जो वाइब्रेटरी मोशन में लाने वाली फोर्स है वो वेट का एक कंपोनेंट है जिसको W साइन थीटा कहा जाता है। W साइन थीटा वही रोल प्ले करता है पेंडुलम के अंदर जो रोल रिस्टोरिंग फोर्स प्ले करती है हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि W साइन थीटा इस बात का जिम्मेदार होता है कि पेंडुलम जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब ये इस तरह से आएगा लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इस तरह से चला जाएगा जिस तरह से जो है वो आपने पढ़ा था हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, और ये इस तरह से चलाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फिर वही सिस्टम होगा, वेट होगा यहाँ पे W, ठीक है, और यहाँ पे होगा टेंशन। वेट के दो कंपोनेंट हो गए, ये होगा वेट का W cos थीटा और ये हो जाएगा वेट का W साइन थीटा, ठीक है। W साइन थीटा और W जो है वो इस साइड पे भी W साइन थीटा और यहाँ पे भी W साइन थीटा है। इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है? रिस्टोरिंग फोर्स is provided by W sin थीटा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी? W sin थीटा। जबकि टेंशन जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा? W cos थीटा। टेंशन को बैलेंस कौन करेगा? W cos थीटा। तो आप कह सकते हैं टेंशन माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जिम्मेदार जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोवाइड करता है या इसको वाइब्रेटरी मोशन में लाने वाली जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? W साइन थीटा होती है। W साइन थीटा ही इस बात का जिम्मेदार होता है कि पेंडुलम जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन करता है, और पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी सूरत में कर सकता है जब उसकी एंगल जो होगी वो लेस देन 5 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये बेसिक्स थी पेंडुलम की। इनको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल पेंडुलम का मकसद होता है कि किसी भी हल्के से स्ट्रिंग के साथ कोई भी एक छोटा सा बाल वगैरह इस तरह से सस्पेंड कर दे, तो इस तरह से स्ट्रिंग और छोटे से बाल के सिस्टम के साथ जो एक अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जब मीन पोजीशन पे होता है तो वेट और टेंशन एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन जब उसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं तो वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं, और वेट का जो W साइन थीटा कंपोनेंट बनता है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। W साइन थीटा वही रोल प्ले करता है जो रोल प्ले रिस्टोरिंग फोर्स करती है, और वही W साइन थीटा इसकी वाइब्रेटरी मोशन का जो है वो सबब बनता है। अब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस अगर 0 है, तो W साइन थीटा इसको जो वाइब्रेटरी मोशन देगा उसके अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी और इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस या अदर एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही है तो फिर इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, और टोटल एनर्जी जब कंजर्व नहीं रहेगी तो इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक के अंदर कि जो कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होगी उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बुनियादी चीजें कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है या इसको वाइब्रेट करवाने वाली कौन सी फोर्स होती है। तो इसको वाइब्रेट करवाने वाली फोर्सेस वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे कि इसकी मोशन के अंदर एक्सीलेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है या नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगती टुवर्ड्स मीन पोजीशन है तो एक्सीलेशन का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होगा।
जब पेंडुलम यहां से आएगा तो एक्सीलेट करेगा, आपने झूले को देखा है, जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो एक्सीलेट करता है, जब ऊपर जाएगा तो डिसलेट करेगा। ये इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है कि पेंडुलम आप झूले की तरह ले लें, झूला ऊपर से नीचे आएगा, एक्सीलेट करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, डिसलेट करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही होता है कि बॉडी जब एक्सट्रीम टू मीन आती है तो एक्सीलेट करती है, मीन टू एक्सट्रीम जब जाती है तो डिसलरेट करती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी है कि वो एक्सीलेट करता है। एक्सीलेट इसलिए करता है कि उसके ऊपर W sin थीटा फोर्स लग रही है, वेट का एक कंपोनेंट है जो उसको एक्सीलेट करवाता है। ठीक है, और इस W sin थीटा का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो इसकी एक्सीलेशन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। पेंडुलम जब एक्सट्रीम टू मीन आ रहा होता है तो एक्सीलेट करता है, जब मीन टू एक्सट्रीम जाएगा तो डिसलेट करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर बॉडी जब एक्सट्रीम टू मीन आती है तो एक्सीलेट करती है, मीन टू एक्सट्रीम जाती है तो डिसलेट करती है। बिल्कुल सिमिलर जो है वो होता है सिस्टम जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है। अब अगर इसको मैथमेटिकली मैं देखूं तो मैथमेटिकली इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अब इसको हम करते हैं। अगर मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं तो इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होती है -W sin थीटा। अब माइनस यहाँ पे मैंने नहीं डाला, मैंने सिंपली ये बताया है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है। यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए कि इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर भी हमने देखा कि एक्सीलेशन और उसका फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लगाते हैं माइनस साइन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन F इक्वल टू ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा। एम में कैंसल, ए इज इक्वल टू -g साइन थीटा। देखें एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गई, और जो एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है वो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। आपको पता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। हेवी मास हो छोटा मास हो उनके अंदर एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। इसका मकसद है कि अगर आप इसका मास कितना भी रखो लेकिन अगर एंगल सेम होगी तो छोटे और बड़े मास दोनों के अंदर एक्सीलेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर एक आप 1 किलोग्राम की बॉडी लो और एक ग्राम 1 ग्राम की लो, एक 1 किलोग्राम की लो, दोनों को अगर इक्वल एंगल पे डिस्प्लेस करोगे तो दोनों के अंदर एक्सीलेशन सेम आएगी, क्योंकि एक्सीलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास वो एक्सीलेशन होती है जिसके अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन के अंदर भी जो एक्सेलेरेशन आती है वो वेट के कंपोनेंट की वजह से आती है, तो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर भी एक्सेलेरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाती है इफ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है जीरो। यहाँ पे भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन जीरो कंसीडर कर रहे हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास बन जाती है। कंडीशन आ गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g sin थीटा। एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन एंगल, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास या अदर फैक्टर्स। ठीक है, और g तो वैसे भी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम वैसे भी कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे डिपेंड करती है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम करते हैं, देखें ये हो गई हमारी इक्वेशन ए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पेंडुलम की मोशन लाइक अ सर्कुलर मोशन होती है। मैं यहाँ पे बनाता हूं फॉर एग्जांपल, पेंडुलम को देखें बेटा, जब पेंडुलम इस तरह से वाइब्रेट करता है बेटा, पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो ये इस तरह से अर्क लेंथ तय करता है। ठीक है बेटा, ये अर्क लेंथ तय करता है क्योंकि इसकी लाइक अ सर्कुलर मोशन होती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर पेंडुलम यहाँ पे हो तो पेंडुलम इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर सकता है अगर हम उसको करवाना चाहें इस तरह से। देखें ये इस तरह से होता है,
इस तरह से ये वाइब्रेट करता है, इस तरह मीन्स पेंडुलम जो होता है उसको सर्कुलर मोशन के अर्क की सूरत में ले लेते हैं। ये हमारे पास अर्क लेंथ एस और ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा किसको जाहिर करेगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि पार्टिकल की मोशन लाइक अ सर्कुलर मोशन होती है। ये सर्कुलर मोशन का एक पीस, एक छोटा सा हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। और आपको पता है कि जब थीटा लेस देन 5 डिग्री होती है तो ये अर्क लेंथ इतनी छोटी होती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। सर्कुलर मोशन की हमने ये पॉइंट डिस्कस की थी कि जब इसकी एंगल लेस देन 5 डिग्री होती है तो ये जो ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, ये आप कर ले, पोजीशन ओ पी और क्यू, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कौन सा बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थीटा होती है साइन थीटा के बराबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है साइन थीटा के बराबर। ये हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं। इसलिए आप करोगे कि इफ थीटा लेस देन 5 डिग्री देन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगी थीटा के, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके अंदर आप कर सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस जी, साइन थीटा की जगह पे थीटा आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपने पहले एज्यूम की हुई है थीटा लेस देन 5 डिग्री, थीटा लेस देन 5 डिग्री होती है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इसके अंदर थीटा लेस देन 5 डिग्री होती है तो थीटा हो जाएगी साइन थीटा के बराबर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये आपके पास है अर्क लेंथ, तो यहाँ पे थीटा थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थीटा हो जाएगी एस अपान एल, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस लेंथ के बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू एस अपान एल होगा। और अगर हम इसको देखें तो हम इसके अंदर कर सकते हैं एस इज इक्वल टू एक्स अपान एल, क्योंकि अर्क लेंथ और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा जब थीटा लेस देन 5 डिग्री होगी। थीटा लेस देन 5 डिग्री का एक और फायदा भी है कि अर्क लेंथ और इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर हम रखेंगे कि a इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, x अपान एल, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस जी अपान एल इंटू एक्स रख सकते हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी भी कांस्टेंट होता है, लेंथ वैसे भी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप कर सकते हैं कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम executes a simple harmonic motion if air resistance is not present and theta is less than 5 डिग्री। ठीक है, तो इसकी मोशन कौन सी हो जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, इसके टाइम पीरियड का फार्मूला करते हैं कि इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। देखिए, टाइम पीरियड का फार्मूला पहले हमने किया है और उसके अंदर मैंने लिखा था कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए वैलिड होगा, वो फार्मूला किसी और चीज के लिए वैलिड नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि जब सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। ठीक है,
अब इसको आप उसी तरह से जो है वो कर सकते हैं जिस तरह से हमने किया था। देखिए a इज इक्वल टू माइनस जी अपान एल इंटू एक्स होता है इसके अंदर, ठीक है। और हमने जनरल केस किया था कि जब प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन जनरल केस है, और प्रोजेक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक्सीलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये होते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस होती हैं। अब अगर दोनों को हम करें कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपान एल इंटू एक्स, ठीक है। एक्स जाएगा एक्स में, माइनस गया माइनस में, ओमेगा स्क्वायर होगा जी अपान एल। अब ओमेगा होता है 2 पाई अपान टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपान एल। यहां से आप कर सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एल अपान जी, ये आ जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। ये आ गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको क्या बताता है? ये फार्मूला आपको बताता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रेडिकल ऑफ लेंथ, कि अगर लेंथ बड़ी होगी टाइम पीरियड बड़ा होगा। मींस जितनी रस्सी जो है वो लंबी होगी उतनी वाइब्रेशन स्लो होगी। मींस टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ बड़ी होगी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वाइब्रेशन स्लो होगी। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के, ठीक है। कि इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ जी कम होगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम होगा। मींस इनवर्स रिलेशन है इसका। इसके बहुत सारे जो है वो फैक्टर बनते हैं जो आगे मैं डिस्कस करता हूं कि जी के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होता है। ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अगर एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो छोटा मास हो बड़ा मास हो, अगर उसको इक्वल डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों के अंदर एक्सीलेशन सेम आएगी। एक्सीलेशन अगर सेम आएगी तो जाहिर सी बात है दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। सपोज करें एक यहाँ पे m1 है 1 ग्राम, आप इसको डिस्प्लेस करते, सपोज करें ये θ1 है, ठीक है। और एक आपके पास है मास है m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, लेकिन आप इसको डिस्प्लेस करते हैं ये θ2 है। इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 देन टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है। भले m1 इज नॉट इक्वल टू m2 बिकॉज एक्सीलेशन 1 इज इक्वल टू एक्सीलेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। दोनों की एक्सीलेशन सेम होगी इसलिए दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेम। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स जो है वो सेम है, आप इसको कर सकते हैं कि x01 इज इक्वल टू x02, के दोनों के एम्पलीट्यूड्स अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मासेस भले डिफरेंट हो, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास के हो जाता है, क्योंकि इसकी जो मोशन होती है वो वेट के कंपोनेंट की वजह से होती है, और ग्रेविटी जो होती है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो सॉरी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलेरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, ठीक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर आते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। अब आपको पता है कि लेंथ आल्सो
चेंजेस विथ टेम्परेचर, लीनियर एक्सपेंशन आपने पढ़ा है, ठीक है। टेम्परेचर से लेंथ बढ़ती है, ठीक है, और टेम्परेचर कम होने से लेंथ कम होती है, कंट्रैक्शन भी आती है, एक्सपेंशन भी आती है। तो इसका मकसद है कि टाइम पीरियड आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, या आप ये कह सकते हैं कि आल्सो डिपेंड्स अपॉन सीजन, ठीक है। सीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि टाइम पीरियड आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, वाइब्रेशन स्लो होगी। और अगर टेम्परेचर कम होगा, लेंथ कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, वाइब्रेशन फास्ट होगी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड चेंजेस विथ चेंज ऑफ सीजन, सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है। सीजन के हिसाब से इसलिए चेंज होता है कि आपको पता है कि विंटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो उसके अंदर लेंथ कम होगी, और जो होता है समर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से जो पेंडुलम होता है उसकी लेंथ वेरी करती है, और नतीजा ये निकलता है कि टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। विंटर के अंदर टाइम पीरियड कम हो जाता है, समर के अंदर जो होता है टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। गर्मियों के मौसम में टाइम पीरियड बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाएगी, लीनियर एक्सपेंशन आप पढ़ चुके हो। और विंटर, सर्दी के मौसम में लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टेम्परेचर का असर। जो टेम्परेचर का डायरेक्ट तो पेंडुलम के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन लेंथ का है, तो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का। इसका मकसद है टेम्परेचर के चेंज होने से सेम पेंडुलम के अंदर चेंजेस आ सकती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास पहला केस पहले। और दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट ये होता है जो आपने जो है वो दो एमसीक्यूज इसके अंदर आते हैं। एक ये होता है कि अगर इस तरह से एक स्फीयर है और वो वाटर से फिल्ड है, ठीक है, अगर ये वाटर से फिल्ड है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक होल ड्रिल करते हैं, ये इसका है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई, ये हो गई लेंथ। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसके अंदर एक होल ड्रिल कर दे और पानी इसके अंदर से बहना शुरू कर दे तो क्या इसके टाइम पीरियड पे फर्क होगा या नहीं होगा? तो होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा कि जब इसके अंदर से पानी इस तरह से फ्लो करता है, सपोज करें अगर इसके अंदर हम ये लें कि इसके अंदर अगर पानी फ्लो करेगा, इस तरह से होल ड्रिल करें और इसके अंदर पानी फ्लो करेगा, तो क्या हो जाएगा कि पानी नीचे की तरफ होगा और ऊपर एयर होगी, ठीक है। तो ये आप कहोगे कि ये जो होगा वाटर होगा, ठीक है, और ऊपर क्या भर जाएगी, इसके अंदर एयर भर जाएगी, जबकि इसके अंदर पूरा जो है वो वाटर है, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि फ्लोइंग वाटर है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। अब इसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि इसके अंदर एक लिक्विड आ जाएगा, एक एयर आ जाएगी। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एयर। नतीजा ये निकलता है कि इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट लेता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा उस तरफ शिफ्ट लेगा जिस तरफ डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सेंटर ऑफ मास फिक्स चीज नहीं है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ले सकता है, मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ले लेता है, ठीक है। तो नतीजा ये निकलता है कि इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और लेंथ जब इंक्रीज हो जाती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जब होल ड्रिल करते जाएंगे, करेंगे, पानी फिल होता जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, नतीजा ये निकलेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, मोशन स्लो होती जाएगी। जब ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, जब ये स्फीयर एम्प्टी हो जाएगा,
और एम्प्टी जब हो जाएगा और इसके अंदर फुल्ली एयर भर जाएगी, पानी पूरा निकल जाएगा, पानी जब पूरा निकल जाएगा सिर्फ एयर रह जाएगी अंदर, तो इसका सेंट्रा मास वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि अब एयर की डेंसिटी सेम होती है, लेंथ फिर इसकी सेम हो जाएगी। जो पहले थी वही, जब ये एम्प्टी हो जाएगा एयर भर जाएगी तो इसका सेंट्रा मास वापस अपनी जगह पे शिफ्ट ले लेगा। क्यों सेंट्रा, क्योंकि अब अंदर एयर है, फुली एयर है, तो उसकी डेंसिटी एक जैसी होती है, सेंट्रा मास वापस आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। तो आप कहोगे कि इफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ स्फीयर, फर्स्ट टाइम पीरियड increases, then becomes same। अब डिक्रीज नहीं कह सकते क्योंकि सेम बनेगा, पहले बढ़ेगा, बढ़ने के बाद वापस सेम होगा, उसको डिक्रीज नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सेम। बहुत सारे बुक्स के अंदर ये ऑप्शन होता है कि पहले इंक्रीज होता है बाद में डिक्रीज, गलत बात है ये, पहले इंक्रीज होगा बाद में सेम होगा। फॉर एग्जांपल पहले टाइम पीरियड है 2 सेकंड, उसके बाद हो गया 3 सेकंड, अब बन गया 2 सेकंड, तो आप ये नहीं कहोगे कि 3 सेकंड से डिक्रीज हुआ, आप ये कहोगे 2 सेकंड से पहले इंक्रीज हुआ बाद में फिर 2 सेकंड हुआ तो सेम हो जाएगा। आप उसको डिक्रीज, डिक्रीज वो होती है जो 2 से कम हो, मीन्स अगर 1.5 हो तो आप कहोगे डिक्रीज, 1.5 नहीं होगा, पहले बढ़ेगा बाद में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह का कोई भी अगर केस आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी को ले सकते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी को आप टाइम पीरियड से जोड़ सकते हैं, जिस जो रिलेशन टाइम पीरियड के होते हैं वही फ्रीक्वेंसी के होते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और भी केस है, इसके अंदर एक और केस होता है कि झूले का केस होता है। सपोज करें ये एक झूला है, इसके ऊपर कहा जाता है कि सपोज करें एक बच्चा बैठा हुआ है इस झूले के अंदर, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये चाइल्ड है, ठीक है, ये झूले के अंदर बैठा है और इस तरह से झूला झूल रहा है ये, ठीक है। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, जब हम बैठते हैं ना तो हमारी क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन होती है मास की, हमारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब बॉडी पार्ट्स क्लोज आ जाते हैं ना तो सेंटर ऑफ मास, जब उसके बाद हम उठते हैं तो उठने में हमारे मास की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी इस तरह से फैल जाती है, जितनी बॉडी ज्यादा फैलेगी ना तो सेंटर ऑफ मास के अंदर चेंजेस आती है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट लेता है। सपोज करें ये बच्चा बैठा हुआ है, अगर बच्चा बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये बच्चे का सेंटर ऑफ मास है और ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड T1 है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि अगर बच्चा उठे तो बच्चे के उठने से उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उठने से क्या होता है, ये फैक्टर आ जाता है। उठने से ये होगा कि अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये झूला है इस तरह से, ठीक है, सपोज करें ये हमारे पास झूला है, अब ये बच्चा उठ जाता है, अब अगर ये बच्चा इसके अंदर उठेगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगी और इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ले लेगा। सेंटर ऑफ मास के शिफ्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट लेने से ये हो जाएगी लेंथ, और लेंथ 2 कम हो जाएगी लेंथ 1 से, और ये इसका हो जाएगा टाइम पीरियड 2, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, T2 कम हो जाएगा T1 से। बच्चे के उठने से सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट ले लेगा, ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट ले लेगा तो लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो जो है वो आप कह सकते हैं
के टाइम पीरियड पे असरअंदाज होते, कॉमन चीजें होती है, इससे जुड़ी हुई और भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि इस तरह से सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रोल प्ले करता है टाइम पीरियड के अंदर। इस तरह से अगर टाइम पीरियड लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें, ये फैक्टर है जिनका ताल्लुक लेंथ की चेंज से होता है। ठीक है, लेंथ चेंज होती है टेम्परेचर से, लेंथ चेंज होती है सेंटर ऑफ मास के शिफ्ट लेने से। तो इसका नतीजा जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो नतीजा आ जाता है जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आएगा, क्योंकि जो चीज टाइम पीरियड को असर करती है वो फ्रीक्वेंसी पे भी असरअंदाज हो सकती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये बच्चा जो होता है, ये झूले का जो एग्जाम्पल होता है, इसके अंदर भी सेंटर ऑफ मास के अंदर शिफ्ट आई है। अब इसके बाद हम दूसरा फैक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी। ठीक है, अब आप इससे जुड़े हुई चीजें जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि टाइम पीरियड इनवर्सली रिलेशन है जी के साथ। ठीक है, तो जी की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ जी के ऊपर तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं, वो असरअंदाज होते हैं। एक तो ऊपर जाने से वैल्यू ऑफ जी कम होती है, और जमीन के अंदर जाने से भी वैल्यू ऑफ जी कम होती है। वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होती है पोल के ऊपर। और सरफेस ऑफ अर्थ पे आप कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ का अगर हम लेते हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा होती है, हाइट पे जाने से भी कम होती है, डेप्थ में जाने से भी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम हाइट पे ले जाएंगे तो भी उसका टाइम पीरियड कम होगा, जमीन के अंदर ले जाएंगे, सॉरी हाइट पे ले जाएंगे, वैल्यू ऑफ जी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और अगर अंदर ले जाएंगे तो भी जी कम होगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, और जो टाइम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो इक्वेटर पे, सॉरी पोल पे होती है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो कम से कम जो टाइम पीरियड होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, पोल के ऊपर होगा। क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, और कम से कम जो होगा वो पोल के ऊपर होगा। लेकिन जनरली हम कहते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे टाइम पीरियड कम से कम होता है, ऊपर जाने से भी बढ़ेगा और जमीन के अंदर जाने से भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस with height and depth, therefore time period increases due to depth and height। और सरफेस ऑफ अर्थ पे भी वैल्यू ऑफ जी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि शेप ऑफ अर्थ जो होता है वो भी एक जैसा स्फेरिकल नहीं है। इक्वेटर के ऊपर वैल्यू ऑफ जी सबसे कम है, पोल के ऊपर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो होता है वो मुख्तलिफ जगहों पे सरफेस ऑफ अर्थ पे भी मुख्तलिफ होगा। कराची के अंदर अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज। तो जो पेंडुलम कराची के अंदर बनाया जाएगा उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि वहां पे वैल्यू ऑफ जी कम है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जगहों पे ले जाने से सरफेस ऑफ अर्थ पे ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। ठीक है, जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट places on surface of earth, therefore time period is different at different places। डिफरेंट प्लेसेस पे टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा होती है पोल पे,
इसलिए टाइम पीरियड सबसे कम पोल पे होगा, वैल्यू ऑफ जी सबसे कम है इक्वेटर पे, तो टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा इक्वेटर पे। कराची के अंदर टाइम पीरियड कम होगा, इस्लामाबाद के अंदर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ जी चेंज होती। और मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे भी होता है, जैसे मून है, मून की वैल्यू G/6 होती है एज कम्पेयर टू द अर्थ, तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। एक बात याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ जी की वजह से जब टाइम पीरियड के अंदर चेंज आती है तो उसको करेक्ट करने के लिए लेंथ को चेंज करना पड़ता है। अगर जी कम होती है तो लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, अगर जी बढ़ती है तो लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर हम उसका टाइम पीरियड सेम रखना चाहते हैं, जैसे मून है, मून के ऊपर जी की वैल्यू 1/6 है, तो अगर हम कोई भी पेंडुलम जमीन पे बनाते हैं और उसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है, हम चाहते हैं उसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मून के ऊपर भी 2 सेकंड हो, तो मून की वैल्यू ऑफ जी जो होती है 1/6 होती है, तो वहां पे लेंथ भी 1/6 करनी पड़ेगी, तब जाके टाइम पीरियड बैलेंस होगा। तो याद रखिएगा कि टाइम पीरियड अगर वैल्यू ऑफ जी की वजह से चेंज होता है तो उसको करेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप लेंथ को कम करें। अगर जी कम होती है तो लेंथ को कम करें, जी बढ़ती है तो लेंथ को बढ़ाएं। ठीक है, तो लेंथ को चेंज करके आप टाइम पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्शन की जो है वो पॉइंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद जी इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी जीरो है, therefore t is equal to 2 pi अंडर रेडिकल L/0। टाइम पीरियड हो जाएगा इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है कहाँ पे? सेंटर ऑफ अर्थ पे। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मकसद है कि वाइब्रेशन जो होती है वो रुक जाती है, पेंडुलम वाइब्रेट करना छोड़ देता है। टाइम पीरियड इन्फिनाइट होने का मकसद ये, क्योंकि वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन कंप्लीट होगी आज या कल, लेकिन जब वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो उसकी वाइब्रेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम पीरियड इन्फिनाइट का मकसद है कि पेंडुलम रुक जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन फ्री फॉल टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाता है। फ्री फॉल के अंदर भी वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है, और जब वेटलेसनेस होगी तो इसको वाइब्रेट करवाने वाली कोई फोर्स नहीं होती, तो आप उसके अंदर भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है इसका। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, वही फैक्टर्स जो जी को अफेक्ट करते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ है, आपको पता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी वैल्यू ऑफ जी कम होती है, तो टाइम पीरियड रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी अफेक्टेड होता है। वो सारे फैक्टर्स जो जी को असर करते हैं वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम को असर करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे फैक्टर होंगे, जाहिर सी बात है, मैं लिख के तो कंप्लीट नहीं कर सकता। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, अब इनको अप्लाई करना आपने कि किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आप मुख्तलिफ जगहों पे आप इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस को देखोगे कि बुनियादी दो फैक्टर्स हैं, लेंथ और ग्रेविटी। अब लेंथ और ग्रेविटी जिस फैक्टर से चेंज होती है उससे टाइम पीरियड चेंज हो जाए। जहां पे ग्रेविटी के अंदर चेंज आती है वहां पे लेंथ को आपको कम करना पड़ेगा। अब इसका स्पेशल एक केस होता है, इसका एक स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल केस है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम होता है, सेकंड्स पेंडुलम का मकसद है जिसका टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है 1 सेकंड है या 2 सेकंड। कमेंट कर दे बेटा, 1 सेकंड या 2 सेकंड? 2 सेकंड होता है, मैं बोल रहा हूँ उसका शायद। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड्स होता है। ठीक है, तो सेकंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। ठीक है, अब उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। अगर सेकंड्स पेंडुलम की बात कर दी ना तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रखना है, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो मून पे हो, चाहे वो मार्स पे हो, कहीं पे भी हो। सेकंड्स पेंडुलम मींस टाइम पीरियड 2 सेकंड्स। अब इसका मतलब है कि सेकंड्स पेंडुलम जो होता है उसकी लेंथ डिफरेंट होगी डिफरेंट जगहों पे, क्योंकि टाइम पीरियड उसका हमने क्या रखना है?
टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड ही कंसिडर करना है। तो इसके अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड्स होता है, इसलिए इसकी लेंथ डिफरेंट होती है। लेंथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी डिफरेंट होती है लेंथ। इसका टाइम पीरियड जो होता है ये फिक्स होता है। इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही होता है सेकंड पेंडुलियम का। तो सेकंड पेंडुलियम का जब टाइम पीरियड आप फिक्स रखते हैं, इसका मकसद है कि उसकी मुख्तलिफ जगहों पे लेंथ आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसको मून पे ले जाओगे तो मून के ऊपर भी इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड रखना है। अब जाहिर सी बात है वहां पे जी 1/6 है, तो वहां पे लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1/6 रखनी पड़ेगी, तब इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में।